हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड क्रैक ऑल एग्जाम्स में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज से हम श्री गणेश कर रहे हैं सीटेट पेपर 2 एसएसटी क्लासेस का। ठीक है, एसएसटी के जो क्लासेस हैं बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग शुरू कर रहे हैं। जीरो लेवल का मतलब ये है कि जैसे आज ये जो चैप्टर फर्स्ट है आपका, ये क्लास 6 की जो हिस्ट्री है उसका ये चैप्टर फर्स्ट है। तो क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्लास 7 की हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्लास 8 की हिस्ट्री पढ़ेंगे। ओके, और 6, 7, 8 की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ेंगे। क्योंकि जो है सीटेट का जो बुलेटिन है उस पर साफ साफ लिखा है कि हम एनसीईआरटी से ही पूछते हैं। आप भी एनसीईआरटी से ही पढ़िए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहां से आपके क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और यहां से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। अपनी तैयारी बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर सकते हैं। कल जब मैं आपको सिलेबस समझा रहा था तो हमने उसमें दिखाया था कि देखिए यहाँ पे जो है सीटेट की ऑफिशियल ये जो बुलेटिन है उस पर क्या लिखा है, फॉर डिटेल्ड सिलेबस ऑफ क्लासेस 1 to 8 प्लीज रेफर टू एनसीईआरटी सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। यानी कि आप जो है एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक ही आप पढ़िएगा। हम उससे बाहर नहीं पूछते, आप भी उससे बाहर मत पढ़िए। पूरा जैसे एसएसटी में विद्यार्थी कहते हैं कि सर जो कथन वाले क्वेश्चंस होते हैं, लंबे लंबे कथन और कारण वाले, वो सॉल्व नहीं होते। वो बिल्कुल 100% आपसे सॉल्व होंगे यदि आप थ्योरी पढ़ेंगे एनसीईआरटी की। गारंटी इस बात की है, यदि आप 6, 7, 8 की पूरी कंप्लीट थ्योरी पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना कर पाएं, डेफिनेटली सब कुछ यहीं से मिलेगा। ईमानदारी के साथ आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जो किताबें हैं वहां से किताब हमने उठाई है, इसको हाईलाइट किया है, इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हाईलाइट की हैं और हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जहां जा सके शेयर कर दीजिएगा, और डेली आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। टाइमिंग मैं आप कल तक सेट कर दूंगा। देखिए, सबसे पहला चैप्टर और आपका जो सिलेबस है उसमें भी सबसे पहला टॉपिक यही है, क्या, कब, कहां और कैसे। ठीक है, यानी कौन सी चीज, यानी क्या है, कौन सी घटना कब घटी, कहां घटी, कैसे घटी, या जैसे जो भी चीजें हैं अभी आगे हम लोग समझेंगे आगे। ठीक है, रशीदा का एक सवाल है। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। बहुत डीपली, बहुत आराम से पढ़िएगा, समय है। 6, 7, 8 तीनों क्लास की एनसीईआरटी हमको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस कवर करना है। देखिए, रसीदा अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। बहुत बड़ी बड़ी हेडिंग नहीं होती है अखबार में, 100 साल पहले। तो उसने देखा 100 साल पहले। वो सोचने लगी ये कैसे हो सकता है, इतने वर्षों पहले क्या हुआ था, कौन बता सकता है, कैसे बता सकता है, कैसे इसकी जानकारी हमको मिल पाएगी। अब कैसे पता लगाएं? देखिए, ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम भैया रेडियो सुन सकते हो, रेडियो का जमाना गया, टेलीविजन देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की याद हो। अपने पिताजी से पूछ सकते हो पिछले साल क्या हुआ था, अपने पड़ोसी से पूछ सकते हो, दादाजी से पूछ सकते हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे पॉसिबल, हम कैसे जान पाएंगे 100 साल पहले क्या हुआ था। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अब ये छोटी चीजें आपको लग रही होंगी कि यार ये तो बहुत सरल है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सब समझ में आएगा, थोड़ी तसल्ली बना के रखिए। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में, अतीत का मतलब आपका पास्ट, जो समय आपका बीत गया। ठीक है, पास्ट। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, आखेटक का मतलब जो हंटर्स होते थे, शिकारी, पशुपालक, कृषक, किसान, शासक, शासन करने वाले, राजा, महाराजा, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल हम कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उसमें बच्चे कौन से खेल खेला करते थे, कौन सी, आज कितने ही खेल जो है वो लुप्त हो गए हैं। जब हम लोग खेला करते थे बचपन में, वो आजकल के बच्चे खेलते ही नहीं है। आजकल के बच्चे सीधा मोबाइल पे जो है गेम डाउनलोड करते हैं। कौन सी कहानियां सुना करते थे, हम लोगों को दादी कहानियां सुनाया करती थी, हमारी नानी कहानियां सुनाया करती थी, कितनी प्यारी कहानियां रात में हम लोग सुनते थे। आज वो सब जमाना चला गया। कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे, ये सब चीज़ें हम जान सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा लोग पहले रहते कहाँ थे। अब यहाँ से आपका मेन चीज़ शुरू होती है। देखिएगा लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। यहाँ पे नीचे मानचित्र दिया हुआ है, नीचे ये देखिए, ये मानचित्र दिया हुआ है। ये कह रहा है कि इसमें नर्मदा नदी का पता लगाओ कि इसमें नर्मदा नदी कहाँ है। फिर क्या करना है, इसमें देखिए नर्मदा नदी कहाँ है, ये बह रही, यहाँ पे विंध्य पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये नर्मदा नदी है। ये कह रहा है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ।
अब आपसे क्वेश्चन पेपर में ये तो कहेगा कि नहीं कि आपसे नर्मदा नदी का पता लगाओ, लेकिन उसके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा घुमा फिरा करके। नर्मदा नदी का पता लगाओ, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यानी कि लाखों वर्ष पहले लोग किस नदी के तट पर रहते थे? नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब था कि वो लोग चीज़ों को संग्रह करना सीख गए थे, चीज़ों को इकट्ठा करना सीख गए थे। ओके, तो नर्मदा नदी के तट पर लाखों वर्ष पूर्व लोग रहते थे, और यहाँ पर जो आरंभिक मानव था वो ये सीख गया था कि चीज़ों को कैसे स्टोर करके रखना है। संग्राहक थे वो, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से भी परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगल के जो अन्य उत्पाद हैं उनका वो यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे। यहाँ से जैसे क्वेश्चन आपसे वही बनेगा कि लाखों वर्ष पहले लोग किस नदी के तट पर रहते थे। ऑप्शन में अगर नर्मदा नदी तट है तो नर्मदा नदी है, तो आप नर्मदा नदी को आप जो है टिक कर सकते हैं। और भी इसे घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी आगे बढ़िए। आप जैसे कह रहा है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ ये रही हैं आपके सामने। सुलेमान और ये किरथर पहाड़ी है, सुलेमान पहाड़ी है। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। वेरी गुड क्वेश्चन बन गया यहाँ से आपका कि जो है सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था? तो वो 2 फसलें, एक तो गेहूं थी, दूसरा जौ। अभी मैंने जब 100 क्वेश्चंस कराए हैं हिस्ट्री के, इतिहास के, उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो हमने डाला है। उसमें यही पूछा था कि सबसे पहले जौ उगाया जाता है, गेहूं और जौ। ठीक है, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ ऐसी हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। स्त्री पुरुष ने मिलकर के यहाँ गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू भी किया था। ओके, उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। और भी ऑप्शन दे देगा किस जानवर को उन्होंने पालतू बनाना शुरू किया, तो उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल को पालतू बनाया। ये लोग जो है यहाँ इकट्ठा होकर के रहने लगे थे, यानी कि गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ हैं। उत्तर पूर्व में कौन सी हैं? गारो पहाड़ी है, और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता इसमें लगाना है। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। कृषि का विकास कहाँ हुआ? उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में जो विंध्य पहाड़ियाँ थी, लोगों ने इन पहाड़ियों पर कृषि का काम करना शुरू किया, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कौन सा? ये जो उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में जो विंध्य पहाड़ियाँ थी, यहाँ पे सबसे पहले कौन सा जो है अनाज उगाया गया? तो वो था सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था। इतनी बात क्लियर होती है? ठीक है, ये आपके सामने मानचित्र है इसका। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नहीं टॉपिक देखिए, कहता है कि मानचित्र पर सिंधु और इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। अब ये सहायक नदियाँ क्या होती हैं? देखिए, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, कोई छोटी नदी है, वो बड़ी नदी में जाकर के मिल गई तो वो उसकी सहायक नदी हो जाएगी। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक जो नगर हुआ करते थे वो इन्हीं नदियों के किनारे रहते थे, क्योंकि इन्हें यहाँ पे पानी भी मिल जाता था, जंगल से अनाज भी मिल जाता था, या और भी खाने की चीज़ें मिल जाती थी। ठीक है, गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे और समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, देखिए, गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास कितने वर्ष पूर्व हुआ? 4700 वर्ष पूर्व, 2500 ईसा पूर्व, या और भी ऑप्शन? तो आप क्या लिखेंगे? 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, और जो है कि ये कह रहा है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे, और गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अब देखिए, गंगा और इसकी सहायक नदियाँ। अच्छा, ये सहायक नदी सोन का पता लगाओ। आइए इसकी सहायक नदियों को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है आपकी गंगा नदी, ये गंगा नदी है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है?
तो सबसे गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है प्यारे दोस्तों, वह यमुना नदी है। बाकी फिर उसके बाद जैसे चंबल नदी भी इसकी सहायक नदी है, सोन नदी भी इसकी सहायक नदी है। ये यहाँ से देखिए ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आकर के यहाँ आकर के गंगा में मिल रही है। गंगा नदी कहाँ जा रही है? ये गंगा नदी यहाँ से निकली, ऐसे 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 होते हुए, यहाँ से होते हुए ये इधर जा रही है। ब्रह्मपुत्र आकर के ये यहाँ मिल रही है। ओके, ये यमुना नदी यहाँ से आकर के यहाँ मिल गई, ये चंबल नदी यहाँ से आके यहाँ मिल गई। तो ये सभी क्या है? इसकी सहायक नदियाँ हैं गंगा नदी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो कि प्रेजेंट में बिहार के नाम से जाना जाता है। तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में इसको मगध के नाम से जाना जाता था, जो कि वर्तमान बिहार है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने हमेशा उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की है। अब देखिए यहाँ पे उपमहाद्वीप के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। यहाँ पे लिखा है दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। कौन? दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता और बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों, पर्वतों में बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। किसको? हमारे भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ पे लोगों ने हमेशा उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों और समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी हुआ करती थी कि भाई पहाड़ है, पर्वत है, रेगिस्तान है, नदी है, कैसे उसको पार करेंगे। तो इनकी जो यात्राएं थी वो जोखिम भरी हुआ करती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, किसी न किसी तरीके से वो अपना जो है जुगाड़ बना लेते थे। कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण। प्राकृतिक आपदाओं का मतलब है कि जैसे जहाँ पे एक जगह रह रहे हैं वहाँ भूकंप आ गया, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, आग लग गई, जंगल में रहते हैं वहाँ आग लग गई, ये सभी क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं। इनकी वजह, या सूखा पड़ गई। इस कंडीशन में क्या था कि वो उस स्थान को छोड़ करके जहाँ उन्हें उनके अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती थी वहाँ वो चले जाते थे। तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। ठीक है, कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी कि चलो आज इस पर कब्जा करके अपने में मिला लो। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव और एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे, लोगों को धर्म की शिक्षा देने के लिए। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे कि यार चलो इधर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या देखने को मिलेगा, आगे जंगल है कि पहाड़ है कि नदी है या कोई झरना है। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का प्रयास मिला। मान लीजिए यहाँ से लोग गए, आगे कुछ बस्तियाँ उनको मिली, तो अब जो लोग यहाँ से गए वो उन बस्तियों के बारे में जाने, उन लोगों के बारे में जान गए और वहाँ के लोग इन लोगों के बारे में जान गए। तो इस तरीके से एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला और वहाँ के लोग किस तरीके से रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, ये सभी चीज़ें उनको जानने का मौका मिला। देखिए, जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वहाँ आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन निकल करके आ सकता है। बाकी कंटेंट हम लोग पूरा पढ़ेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि एसएसटी में बच्चे बहुत फेल होते हैं, एसएसटी पेपर निकलता ही नहीं है बच्चों से। इसी वजह से निकलता कि बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। डियर फ्रेंड, सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, बस उससे कुछ नहीं होगा। बस केवल इतना कर लो, 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़ लो, पूरी थ्योरी कंप्लीट। यहाँ से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सब इसी में है। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, आप सभी को पता है आजकल लोग यात्राएं क्यों करते हैं। देखिए, एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो, पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। जो उपमहाद्वीप है इसकी प्राकृतिक सीमा, जैसे पहाड़ियां हो गई तो यहाँ से ये सीमा हो गई, ठीक है, यहाँ से ये भाई बॉर्डर हो गया, कोई पर्वत आ गया, ये बॉर्डर है हमारे उपमहाद्वीप का, इस तरीके से। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था पहले। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों यानी कि जहाँ चाहा वहाँ राह, ठीक है। तो
पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्रों को भी पार कर पाए। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं आकर के बस गए। लोगों के इस आवागमन ने, थोड़ा जूम करके देखते हैं, चलिए, लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया, ठीक है। और कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। जो लोग बाहर से आए उन्होंने हमारी संस्कृति को और समृद्ध किया, हमने उनको जान करके देखा, जाना, समझा, ठीक है। अब ये जो आगे ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। देश के नाम की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, आइए इसको समझते हैं। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कुछ दिन इंडिया बड़ा ट्रेंडिंग में रहा, INDIA, अब तो शांत है। इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते रहे। इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला है प्यारे दोस्तों। इंडिया शब्द कहाँ से निकला है, इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। जो एटलस होता है या ऊपर जो मैप है उसमें ईरान और यूनान का पता लगाने के लिए कहा गया है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। समझिए, 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से जो यूनानी आए, उन्होंने सिंधु को हिदोस कहा या फिर इंदोस नाम दिया। जो सिंधु नदी है उसको इन्होंने हिदोस या फिर इंदोस नाम दिया और इसी नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश जो था उसको इन्होंने इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, ये भरत हैं। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग यानी कि 3500 वर्ष पुरानी जो कृति है, जो रचना है ऋग्वेद, उसमें भी मिलता है। ये जो समूह था जिसको भरत कहा गया, इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा और आज हम सभी भारतीय कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि अतीत के बारे में कैसे जाने। आइए अतीत के बारे में कैसे जाने तो देखिएगा। चलिए, क्लियर है सब, ठीक है, छोड़ें कुछ नहीं, ये जो हिस्सा छूट रहा है अभी इसको कवर करेंगे, डोंट वरी। अतीत के बारे में कैसे जाने। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। यानी कि अगर हमें पास्ट की जानकारी लेनी है तो या तो हम पुरानी किताबों को खोजें, उनको देखें, या और भी जो चीज़ें हैं उनको हम देख जान समझ सकते हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। पुराने समय में क्या था, पेन कलम नहीं थे, स्याही नहीं थी, किसी वजह से उन्होंने कुछ लिखा तो ये पुस्तकें जो थी हाथों से लिखी जाती थी, इस कारण इनको पांडुलिपि कहा गया, ठीक है। पुस्तकों जो है, किन पुस्तकों को पांडुलिपि कहा गया, तो हाथ से लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। यानी कि हाथ से लिखी होने की वजह से जो लैटिन शब्द एक मेनू है जिसका मतलब होता है हाथ है, ठीक है। तो वहाँ से हाथ से लिखी गई पुस्तकें हैं, इसलिए उसको मेनू स्क्रिप्ट कह दिया गया। मेनू का मतलब हाथ से, स्क्रिप्ट का मतलब जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, तो ये मैन्युस्क्रिप्ट हो गया। ये पांडुलिपियाँ अक्सर ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने भूर्ज भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है, ठीक है। ये जो पांडुलिपियाँ हैं, ये जो लेख है वो कहाँ मिलता है, ये पांडुलिपियाँ, ये जो किताबें हैं पुराने ज़माने की, ये ताड़पत्रों पर लिखी हुई मिलती हैं हमको, या फिर हिमालय क्षेत्र में एक जो पेड़ है भूर्ज, उसकी जो छाल हुआ करती थी उस पे ये लोग लिखा करते थे। आई बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखिए यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ दी है, लिखा है, यह नीचे एक पांडुलिपि है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ये पांडुलिपि है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। ये लगभग 1000 वर्ष पूर्व लिखी गई है, जिसका फोटो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था
और भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि यहाँ पे हमारे सामने दी गई है। अब ये जो नीचे पांडुलिपि है इसको हम पढ़ नहीं सकते, ये अलग तरह की लैंग्वेज यहाँ पे भाषा लिखी गई है पुराने ज़माने की। आई बात समझ में? तो यहाँ तक आपका यहाँ से क्वेश्चन आपका कई बार निकल करके आया है और फिर से आपसे पूछा जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतने वर्षों से इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। भाई जो पहले वाली पेड़ की छाल ही तो है, कोई पत्थर तो है नहीं, लोहा तो है नहीं, ठीक है, तो उसको कीड़े खा गए और कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं जिनको हम देखते हैं और समझते हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं का जीवन कैसा था और औषधियाँ कैसी थी तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा देखने को यहाँ पे मिलती है इन किताबों के माध्यम से। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग किसके लिए होता था? प्राकृत भाषा का प्रयोग आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए हुआ करता था। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ये जो है ये अभिलेख है आपके सामने। ओके, अच्छा, यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको नोट जरूर कीजिएगा। ये जो हमने यहाँ पे बताया है पांडुलिपि और मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में, ठीक है, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर, ये क्या है? पत्थर है। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। जैसे राजाओं को अगर कोई आदेश देना है तो वो क्या करते थे? किसी पत्थर पर अपना आदेश उत्कीर्ण करवा देते थे। उकेर जो है, जो पहले ये काम किया करते थे, उनके माध्यम से वो उकेर देते थे कि राजा का ये आदेश है, तो जनता उसको देख करके और फिर आदेश का पालन करती थी। अच्छा, अगर ये पत्थर पर नहीं उकेरेंगे या लोहे जैसी कठोर धातु पर नहीं उकेरा गया होता तो आज हमारे सामने नहीं होता, नष्ट हो गया होता। ठीक है, पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए कि हमने ये कर दिया, इसको यहाँ पे लिख दो। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे, यानी किस शासक ने किस जो है कि किस जगह को अपना लिया, किस पर विजय प्राप्त कर ली, ठीक है, कितने लोगों को उसने मार दिया, ये सब उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि हुआ करती थी, तो वो उस पर लिखवा देते थे। चलिए, ये कुछ यहाँ पे है, इसको पढ़ लेते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख, ये लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। अशोक ने इसको लिखवाया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में यानी चैप्टर 7 में हम पढ़ेंगे। तो ये कह रहा है कि जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। डेफिनेटली लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। लिपियां किससे बनी होती हैं? लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। ध्यान रखिए, जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयोग होने वाली यूनानी और अरामाइक नामक दो अलग अलग लिपियों और भाषाओं में उकेरा गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? जी बिल्कुल बता सकते हैं। कठोर सतह पर जो लेख लिखवाए जाते थे वो लंबे समय तक जो है प्रेजेंट रहते थे, लंबे समय तक वो नष्ट नहीं होते थे। ठीक है, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी समझिए। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी, जैसे अभिलेख थे या जो पांडुलिपि की बात करें, कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। आई बात समझ में? पुरातत्वविद किसको कहते हैं? जो अतीत में जो चीजें बनी हैं, कैसे प्रयोग में आई हैं, ऐसी वस्तुओं का जो अध्ययन करता है उसको पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए तुरंत। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। जो पुरातत्वविद होते हैं वो ईंट जो इमारतें बनी होती थी या और चीज़ें होती थी, ठीक है, जो प्रयोग में लाई गई, उन सब का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों और सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी क्या करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी हुई मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट नहीं होने वाले होते हैं।
पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिल जाती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं और फिर ये लोग उसी का अध्ययन करते हैं। कुछ पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष भी मिलते होंगे, डेफिनेटली मिलते होंगे भाई। पांडुलिपियां, अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार अक्सर स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि ये कहते हैं कि ये सोर्स है, ये स्रोत है जहाँ से हमें ये चीज़ें मिली हैं। इतिहासकार उन्हें कहते थे जो अतीत का अध्ययन करते हैं। जो समय बीत गया उसका अध्ययन जो करता है उसे इतिहासकार कहते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। जब हमें कोई सोर्स मिल जाता है तो फिर हमें जो समय बीत गया उसके बारे में जानना समझने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार और पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास भी करते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब अतीत एक है या अनेक है, आइए इस पे थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी, और उन कुछ चीज़ों के लिए हम डायरेक्ट ये पॉइंट नहीं पढ़ सकते, उसके लिए हमें डिटेल में समझना होगा। अगर अच्छे नंबर लाने हैं, अगर हमें फर्स्ट अटैम्प्ट में एसएसटी का पेपर निकालना है तो आपको डीपली समझना होगा, पढ़ना होगा, मेहनत तो करनी होगी। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से, और व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत अलग था। भाई जाहिर सी बात है, जो पशुपालक थे या जो किसान थे उनका जीवन राजाओं के जीवन से जमीन आसमान का अंतर होता होगा, है ना। उनके जीवन से बहुत अलग था। व्यापारी थे, वो शिल्पकारों से उनका जीवन अलग था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अपना अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे, आज भी जैसे कि हम लोग हैं। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके और फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा कि अंडमान द्वीप के लोग अपना भोजन किस तरीके से प्राप्त करते हैं, तो जो है अंडमान के जो लोग हैं वो अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़ करके, शिकार करके और फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, गाँव के किसान लोग अगर फसल नहीं उगाएंगे, शहरों में नहीं भेजेंगे, तो शहरों वाले क्या खाएंगे। ठीक है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, यानी किस शासक ने किस राज्य को हथिया लिया, उस पर अपना अधिकार कर लिया, उसका लेखा जोखा रखते थे, उसने कितनी जीत हासिल की। यही कारण है कि हम उन शासकों और उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषि, पशुपालक जैसे आम आदमी अक्सर अपने कामों का लेखा जोखा नहीं रख पाते थे बेचारे। ठीक, पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। आप देखिए, तिथियों का मतलब क्या होता है, आइए इसको समझते हैं, फिर धीरे धीरे क्लास आपकी एंड हो जाएगी। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तारीख पूछे तो तुम शायद उसे दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। आपसे अगर कोई पूछे आज कितनी तारीख है तो आप उसको क्या बताओगे, आप उसको बताओगे कि आज 16 मार्च 2024 है। ठीक है, यही तो बताओगे। लास्ट में आप ये सन जरूर लगा दोगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह, ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन है, ईसा मसीह, उनके जन्म की तिथि से की जाती है, जब उनका जन्म हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको रट लीजिए भी। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य यहाँ पे ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ओके, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। उनके जन्म से पहले की जो तारीख हैं उनको ईसा पूर्व लिखते हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हैं, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, इतिहास और तिथियों के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर ध्यान दीजिए। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म से पूर्व की बात हो रही है। ठीक है,
इंग्लिश में आप लोग लिखा हुआ देखते होंगे BC, हिंदी में उसको ईसा पूर्व लिखते हैं BC को, और BC की फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट होती है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हम लोग भाई कभी कभी AD भी लिखा हुआ पाते हैं, हिंदी में ईस्वी लिखा पाते हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है और इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। जो AD लिखा होता है उसका मतलब एनो डोमिनी होता है। कभी कभी AD की जगह CE और BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। ऐसा क्यों? AD की जगह CE होता है और BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, CE का मतलब कॉमन एरा, और BCE का मतलब बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य सा हो गया है, इसलिए इन तिथियों का यूज़ करते हैं। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। ठीक है, आगे कहता है कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी कि वर्तमान से पहले। कभी कभी BP भी अगर लिखा मिल जाए तो उसका मतलब बिफोर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो प्रश्न 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। ये तो इन्होंने कल काम करने के लिए कह दिया है यहाँ पे कि बच्चा ये काम कर सकता है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे एक जो है कि मिलान करने के लिए दिया गया है, किसके सामने कौन किसके साथ मिलेगा, आप आंसर करके कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा है तो आप जरूर बताएंगे। आप देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जैसे कृषि का आरंभ कब हुआ था? 8000 ईसा पूर्व वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर जो थे वो 4700 वर्ष पूर्व तैयार हुए थे, या यूँ कहें सिंधु सभ्यता के जो प्रथम नगर थे वो 4700 वर्ष पूर्व थे। गंगा घाटी के नगर मगध का जो बड़ा राज्य है वो 2500 ईसा पूर्व बसा था। वर्तमान की अगर बात करें तो यह लगभग 2000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ। तो इस तरीके से ये हमारा हिस्ट्री का क्लास 6, प्यारे दोस्तों क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है वो हमने आज कवर कर लिया। अब हम जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम क्लास 6 का जियोग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर 1 कवर करेंगे। क्लास कैसी रही ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से कंप्लीट क्लासेस मिलती रहेंगी और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते रहेंगे और हर तरीके से आपको क्लासेस आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू सो मच।